Exam 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग Exam 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो आइए इस सेशन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था। ऑप्शन ए हेनरी अष्टम ने, ऑप्शन बी एलिजाबेथ प्रथम ने, ऑप्शन सी जेम्स प्रथम ने एंड ऑप्शन डी चार्ल्स प्रथम ने। इसका सही आंसर होगा बी, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और 1600 ईस्वी से तात्पर्य है 31 दिसंबर 1600 को हुआ था और उस समय मुगल बादशाह अकबर भारत के बादशाह थे। ओके, अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में भारत आया किसका राजदूत था? ऑप्शन ए जेम्स फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय, ऑप्शन सी चार्ल्स फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स प्रथम का राजदूत था, एम्बेसडर था। ओके, और 1615 ईस्वी में भारत आया। तो 1615 ईस्वी में भारत आया, उस समय भारत का शासक कौन था? तो मुगल बादशाह जहांगीर था। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया? तो जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के समय में भारत आया और जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। ओके, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1508 में, ऑप्शन सी 1510 में एंड ऑप्शन डी 1512 में। इसका सही आंसर होगा सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कोलबर्ट, ऑप्शन बी रिस्लो, ऑप्शन सी लिवेंट, ऑप्शन डी फ्रैंको मार्टिन। इसका सही आंसर होगा ए, कोलबर्ट। ओके, और कोलबर्ट लुई 14वें का मंत्री था। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑप्शन डी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही आंसर होगा डी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन ए आंगियर, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर एंड ऑप्शन डी सर निकोलस वेट। इसका सही आंसर होगा बी, सर जॉन चाइल्ड को मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन डी सलीमुल्लाह खां। इसका सही आंसर होगा ए, अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे और लाल कुर्ती आंदोलन उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर चला और उस समय जब महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया और यह आंदोलन चलाए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती आंदोलन से तात्पर्य है कि जो इनके समर्थक थे यानी आंदोलनकर्ता थे, वह रेड कलर के कुर्ते धारण किए हुए थे या पहने हुए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट,
ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका सही आंसर होगा डी फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में किए थे। ओके, 1939 में, मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी इस्टेब्लिश की थी या बनाए थे। ओके, अगला प्रश्न है 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा डी सरोजिनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 के कानपुर कांग्रेस के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? यह स्टेटमेंट किसका है कि अंग्रेज एशिया को ही छोड़ के चले जाएं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा डी महात्मा गांधी जी का यह स्टेटमेंट है, अंग्रेजों से एशिया छोड़ने का आह्वान किए। ओके, अगला प्रश्न है समाचार दर्पण पत्र कहाँ से निकलता था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए कलकत्ता से। समाचार दर्पण पत्र कलकत्ता से निकलता था। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए मद्रास से स्वदेश मित्रम समाचार पत्र निकलता था। ओके, अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? यहां प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी एंड ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा डी जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ओके, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से रिलेट थे, संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा यह भी चंपारण आंदोलन से रिलेट थे यानी संबंधित थे। और जेबी कृपलानी यह भी चंपारण सत्याग्रह यानी आंदोलन से संबंधित थे। ओके, इस प्रकार जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे या रिलेट नहीं थे। ओके, अगला प्रश्न है रौलट एक्ट का लक्ष्य था। अब यहाँ पर जो रौलट एक्ट था यानी रौलट कानून था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, यह 1919 ईस्वी में लाया गया था। रौलट एक्ट 1919 में लाया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है रौलट एक्ट का लक्ष्य था। ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन, ऑप्शन डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही आंसर होगा बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा पूरा करना। ओके, इसी कारण इसी को बिना वकील और बिना दलील के कानून भी कहा जाता था। यानी आंदोलनकारियों को क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके और उन्हें सीधे फांसी की सजा दे दी जाती थी, जिसका कानून का विरोध भारतीयों द्वारा किया गया। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आंदोलन सबसे बाद में हुआ? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खिलाफत, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन एंड ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंदोलन सबसे बाद में हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ओके, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1918-19 में चला था। ओके, चंपारण जो है 1917 में चला था। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन सबसे फर्स्ट यानी प्रारंभ हुआ, पहला हुआ। इसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, 18-19 में चला था। हालांकि एग्जैक्ट 1918 में ही खिलाफत आंदोलन चला था। ऑप्शन सी कह रहा असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। तो सबसे बाद में भारत छोड़ो आंदोलन चला, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं।
और इस प्रकार इसका सही आंसर डी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913 एंड ऑप्शन डी 1911। इसका सही आंसर होगा ए 1942। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली ने, ऑप्शन सी माउंट बेटन ने एंड ऑप्शन डी साइमन ने। इसका सही आंसर होगा सी माउंट बेटन ने। और यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंट बेटन जो उस समय वायसराय थे, यह स्टेटमेंट उस समय दिए जब गांधी जी भारत के विभाजन यानी भारत के बंटवारे के विरोधी थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो या विभाजन हो, यानी भारत दो खंडों में विभक्त हो जाए, एक पाकिस्तान देश और एक भारत के रूप में। ओके, उसी अवसर पर माउंट बेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1781 में, ऑप्शन बी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1786 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा सी 1784 ईस्वी में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।